हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेसिडेंट। देखो, आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट में, जहां से हर साल क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। इसीलिए इसके बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ फैक्चुअल क्लैरिटी भी जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, जहां पर प्रेसिडेंट के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ वो बताई गई है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो तो इतना मैं ये कह सकता हूं कि आपको प्रेसिडेंट से आने वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट टॉपिक। देखो, सबसे पहले प्रेसिडेंट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? बेसिकली ये फॉर्मल लीडर है। ठीक है। ये इंडिया, अगर हम इंडिया एज ए स्टेट की बात करें तो इंडिया का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। इंडिया का लीडर होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर जो काम करने वाला सुप्रीम पोस्ट होता है ना, वो होता है प्रेसिडेंट का। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी है। हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोल रहे हैं। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बोल रहे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पे सब कुछ टिका हुआ है। चल, अभी देखो, अगर हम प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बोल रहे तो आखिर गवर्नमेंट कौन चलाता है? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कौन चलाता है। तो गवर्नमेंट चलाता है प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसके साथ मिलके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके। अभी देखो, यहीं से ना पॉलिटी का जो पार्लियामेंट वाला टॉपिक है उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग इसी चीज पे बेस्ड है, और इसी को हम लोग समझना है। आखिर आप खुद में सोचो कि अगर हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। तो आखिर इंडिया में ऐसा डिस्टिंक्शन क्यों बनाया गया है? इंडिया में हम लोग जानते हैं कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है। ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो रियल पावर होती है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म में यहाँ पे जो रियल पावर होता है वो किसके पास होता है? वो होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। ठीक है। और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट कहाँ बैठता है? ये बैठता है पार्लियामेंट में। और ये पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमने देखी। आप खुद में सोचो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर पावर प्रेसिडेंट को दे दिया जाए तो क्या प्रेसिडेंट अकाउंटेबल होगा? क्या हमारी डेमोक्रेसी उतनी पावरफुल हो पाएगी? अभी आप लोगों को ये भी लगेगा अगर प्रेसिडेंट को दे ही दिया जाए तो क्या दिक्कत है। हम क्या देख रहे हैं? अब बात आती है यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट की। यहाँ पे बात होने लगती है इलेक्शन की। चलो उस चीज को भी समझते हैं। क्या होता है कि देखो, क्या है ना कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया गया है। इसीलिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देख रहे हैं, इनके पास रियल पावर होती है। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड किसको बना दिया गया? प्रेसिडेंट को बना दिया है। ठीक है। तो बात आती है कि एग्जीक्यूटिव पावर है कहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ है। हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो हम लोग आर्टिकल 53 प्लस आर्टिकल 74 इन दोनों को ध्यान में रखते हैं। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है आर्टिकल 53 में। ठीक है। आर्टिकल 53 में कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। अब यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। लोग बोलते हैं कि पावर अगर प्रेसिडेंट में वेस्टेड है तो वही चलाता होगा। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं आर्टिकल 74। और आर्टिकल 74 क्या बात करता है? आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इन लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके लीडरशिप में क्या करता है ये प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देता है और प्रेसिडेंट उसी एडवाइस पे काम करता है। अभी देखो, अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों आर्टिकल को बहुत ध्यान से समझेंगे। कौन कौन सा? आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74। हम लोग सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है उससे समझ रहे हैं, ताकि आर्टिकल भी याद हो जाए और आपको क्लैरिटी भी आ जाए। अभी देखो, हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 74 बात क्या कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम और प्रेसिडेंट के बारे में। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम कर रहा है। अभी देखो, हम दोनों आर्टिकल को थोड़ा साथ में समझने का ट्राई करते हैं। देखो, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर किसके नाम पे है? ये प्रेसिडेंट के नाम पे है। और उस पावर को कौन यूज कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें इससे समझ में आना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है ये क्या है? ये सिर्फ सिंबॉलिक लीडर है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिपोजिटरी ऑफ पावर है। और यहाँ पे जो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देख रहे हैं, सीओएम के बारे में देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक्चुअल यूजर ऑफ पावर है। ठीक है, ये चीज आपको आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 से समझ में आता है। अभी देखो, यहीं से ना बात होती है कि आखिर ऐसा डुअल स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया। समझना है हर चीज को, क्या है, क्यों है, इस तरह से इस फ्रेम में डाल के देखना है, तभी चीजें याद रहेगी, तभी चीजें समझ में आएगी। अभी देखो, ऐसा डुअल स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया? देखो, हमारा जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट क्या होता है? इसका जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका जो इलेक्शन होता है, ये क्या होता है? ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? अकाउंटेबिलिटी की बात। अकाउंटेबिलिटी जो है वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव की होनी चाहिए। ठीक है, और यही रीजन है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होता है? कौन रियल में यूज कर पा रहा है उसको? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज कर पा रहा है। ठीक है, अभी देखो, ऐसा क्या पहले से था? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी से ऐसा था क्या? और क्या चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होती है, लोग गलत क्यों करते हैं? ये फिर बात आती है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। अभी इस अमेंडमेंट एक्ट को ध्यान से समझें। पहले ना क्या थी ना, कि एक एम्बिग्विटी थी। मतलब क्या था? कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को मानने के लिए बाउंडेड है या नहीं, इस चीज पे क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या किया? इसने प्रेसिडेंट को एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, उसके एडवाइस को मानना कंपलसरी कर दिया। अभी देखो, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से प्रेसिडेंट को खत्म ही कर दिया गया, उसके पावर को नली कर दिया गया, ऐसा नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देगा, जब सिंगल पहली बार कोई एडवाइस दिया, तो इस एडवाइस को वो रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकता है। लेकिन वही एडवाइस अगर सेम वापस दोबारा दे दिया जाए, तो फिर इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें फिर वो इसको रिटर्न नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे देखे कि जब फर्स्ट टाइम हो तो रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न किया जा सकता है, लेकिन जब सेकंड टाइम हो, ठीक है, तो क्या आपको वो एडवाइस मानना ही पड़ेगा। इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहां से पता चला? ये हमें पता चला
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अभी देखो ये सब समझ गए। तो अब ना यहाँ से जो स्टेटमेंट बनते हैं उन स्टेटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। यूपीएससी ट्रैप कहाँ बनाता है? यूपीएससी ट्रैप बनाएगा ऐसे स्टेटमेंट देगा, देखो ट्रैप्स लिख लो। कैसे स्टेटमेंट दे देगा कि प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रिशनरी एग्जीक्यूटिव पावर। और यहां पे लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है ये तो सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से पढ़ते नहीं है स्टेटमेंट को। लेकिन हमें ही पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। अभी देखो अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कि प्रेसिडेंट कैन ओवर रूल कैबिनेट, वो तो खैर खत्म ही हो जाएगा, वो स्टेटमेंट हर किसी को समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझना है कि जो भी स्टेटमेंट आएगा उसे पढ़ना कैसे। ठीक है, तो ये तो था कि प्रेसिडेंट का क्या पावर है, आखिर प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, प्रेसिडेंट कौन होता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ना कि एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी समझेंगे ना कि आखिर कौन प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है। अभी इसी चीज को समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट बनने का? इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, कि उसका इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, आप एलिजिबिलिटी को सीधा लिख सकते हो क्वालिफिकेशन, कि अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे हम लोग यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए अभी देखो पहला क्या है, इंडियन सिटीजन होना। दूसरा क्या है, आपकी एज 35 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और क्या है, आप कम से कम लोकसभा मेंबर बनने की एलिजिबल होने चाहिए। एंड साथ ही साथ एक और बात करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। इसके अलावा कुछ बात करता है क्या? नहीं करता है। इसीलिए आप यहाँ पे इन चारों एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। अभी बताओ ये कंडीशन क्यों दिए गए? आखिर ये जो कंडीशन डाले गए ये कंडीशन क्यों दिए गए? देखो सिटीजनशिप का जो कंडीशन है ये क्या बताता है? ये बताता है लॉयल्टी टू नेशन, कि नेशन को लेकर आपकी लॉयल्टी क्या है। एज से आपको मैच्योरिटी पता चल जाती है। ठीक है, लोकसभा का क्वालिफिकेशन क्या बताता है? आपकी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बता देता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये क्यों दिया गया है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई। तो इतना ही होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे ट्रैप्स बनते हैं कि प्रेसिडेंट मस्ट रिजाइन आफ्टर इलेक्शन फ्रॉम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये सारी जो स्टेटमेंट होंगे, इस तरह के स्टेटमेंट जो आपको कंफ्यूज करेंगे, इन सारे स्टेटमेंट को आपको खत्म कर देना है। अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि ये चार चीजें बताई गई है, बस इसके बारे में समझ। ठीक है, और इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट बनने से पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। खत्म हो गई बात। अगर स्टेटमेंट आया है कि प्रेसिडेंट मस्ट बी ए सिटिंग एमपी, वो भी गलत है। यहाँ पे क्या मस्ट जब आ जाता है ना, ये सारी जो वर्ड है पॉलिटी में हमेशा ध्यान रखना। मैंने एक वीडियो भी डाला था कि आपको ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट को कैसे समझना है। ठीक है, अभी देखो ये तो था क्वालिफिकेशन। आखिर इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? कंफ्यूजन यहाँ भी है लोगों को बहुत। सबसे पहले सबसे पहले ना ये समझो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता क्या है। क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है? नहीं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे
पीपल जो सिटीजन है वो खुद वोट नहीं करती है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, प्रेसिडेंट को चुना जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, अभी देखो, जब इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही है तो ये कैसे होता है? थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। सर ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? देखो, क्लियर समझो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होता है, उस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं? बेसिकली ये इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट को चुनते समय वोट दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्या? लोकसभा मेंबर। ठीक है, फिर आएगा राज्यसभा मेंबर। मतलब क्या? पार्लियामेंट के मेंबर के बारे में बात की जा रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, पार्लियामेंट के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई बात नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन के टाइम पे नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? इलेक्टेड मेंबर्स की, कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही इस इलेक्टोरल कॉलेज में आ सकते हैं। किसके? पार्लियामेंट के। ओके, अभी देखो तीसरा समझो। तीसरा कौन है? स्टेट्स। स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इस असेंबली के जितने इलेक्टेड एमएलएज हैं, ठीक है, ये सब भी इलेक्टोरल कॉलेज में आएंगे। एंड साथ ही साथ हमें जहां तक पता है कि हमारे पास दो यूनियन टेरिटरी है, एक दिल्ली एंड पुदुचेरी। यहाँ के इलेक्टेड एमएलएज ये सारे कहाँ होंगे? ये सारे आपके इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, हर जगह इलेक्टेड इलेक्टेड लिखा है। आखिर इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन इंक्लूड नहीं होगा? ये तो इंक्लूजन है, नॉट इंक्लूडेड। क्लियरली लिख रहा हूं तो प्लीज इसको भी ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब बोलोगे सर वेग मत लिखो। ओके, वेग नहीं लिखता हूं। ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर है यहां तक? और क्या? और इसके साथ साथ जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसके भी मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाते। एंड इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी के अलावा जो भी यूनियन टेरिटरी है, उस यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स, मतलब कि आप लिखो यहाँ पे एमएलए, इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या रीजन है? आखिर नॉमिनेटेड मेंबर्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? तो इसी चीज को हमें समझना भी है। देखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं ना, इन्हें नॉमिनेट किया जाता है, इन्हें जनता के द्वारा सीधा नहीं चुना जाता। और प्रेसिडेंट क्या है? पूरा का पूरा नेशन का एक सिंबॉलिक हेड है। और इसीलिए उन्हें चुनने का जो अधिकार है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ताकि ऐसा लगे कि जनता ने उन्हें चुना है। ठीक है, इसी रीजन से जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही इनके इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हो सकते हैं। और इसी लॉजिक से जो हमारा एमएलसीज होते हैं ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, उन्हें भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एमएलसीज। ठीक है, अभी देखो क्यों ऐसा होता है। ये तो एमएलसीज के बारे में आपको पता है। अभी यहाँ पे देखो कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन है इलेक्टोरल कॉलेज पे, क्या आंसर कर पाओगे? अब इजी है, वेरी गुड। अभी समझो हम इसके बाद क्या देखेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन, इसके बारे में समझते हैं कि सर ये इलेक्शन होता कैसे है।
देखो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें आपको दिखेगा बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वर्ड देखना, ट्रांसफरेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को भी समझना। और ये जो इलेक्शन होता है ना, ये ईवीएम के थ्रू नहीं होता है, जो आप लोग देखते हो ना ईवीएम के थ्रू वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। कैसे होता है? सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू। अभी समझते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी लाते हैं। इसका मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? कि हम अपना वोट किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अभी कैसे? एकदम इजी लैंग्वेज में समझो। यहाँ पे जो वोट होता है ना, यहाँ पे क्या करता है, जो वोटर होता है वो अपना प्रेफरेंस बताता है। सपोज 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, और मुझे चाहिए कि उन तीनों में से सपोज ए, बी, सी, हर वोटर क्या करेगा? अपना एक प्रेफरेंस देगा कि उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है सी, सेकंड प्रेफरेंस है ए एंड थर्ड प्रेफरेंस है बी। हर एक वोटर इस तरह से अपना प्रेफरेंस दे सकता है। और अगर इस तरह से वोटिंग हो रहा है, जब हम यहाँ पे प्रेफरेंस देख रहे हैं, तो इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात की गई है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बनता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। आखिर ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों बनाया गया? क्वेश्चन आएगा ना आपके दिमाग में। ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों डेवलप किया गया? उसका सिंपल रीजन है कि जो माइनॉरिटी वोट्स होंगे, मतलब वैसे लोग जिनका ऐसा हो जाता है कि सपोज 100 लोग हैं, इसमें से 51 ने वोट दिया हाँ, 49 ने दिया ना, इनका वोट वेस्ट ना जाए, इसीलिए ट्रांसफरेबल बनाया गया। ठीक है, माइनॉरिटी वोट वेस्ट ना हो। और क्या, साथ ही साथ जो कैंडिडेट चुन के आए वो क्या हो? कंसेंसस से चुना जाए, कंसेंसस। ठीक है, अभी देखो ये तो सिंपल था कि इलेक्शन हो रहा है, कंसेंसस के थ्रू चुना जा रहा है। और ये क्यों जरूरी है? देखो प्रेसिडेंट एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल पोस्ट है, तो इसीलिए ये माना जाता है कि इस तरह के चुनाव से प्रेसिडेंट न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो हम क्या देखें कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू हो रहा है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं फॉलो किया जाता है। यहाँ पे क्या फॉलो किया जाता है? यहाँ पे फॉलो किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? इतना ही जानना है। अभी देखो इसके बाद ना जो सबसे जरूरी है वो क्या है? वैल्यू ऑफ वोट। कि जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, क्या सबके वोट का वैल्यू सेम होगा? अगर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप किया गया तो इतना इजी तो नहीं होगा कि इतने लोग हैं सबका एक ही वैल्यू होगा वोट का, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है कि हर वोटर का वोट इक्वल नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखो एमएलए का वोट। जो एमएलए होंगे ना, आखिर उनके वोट की वैल्यू कैसे पता की जाएगी? सबसे पहले समझो, यहाँ पे क्या होगा? स्टेट का पॉपुलेशन। क्या बात कर रहा है? स्टेट का पॉपुलेशन के बारे में। स्टेट का पॉपुलेशन लिया जाता है एंड उसके साथ साथ जो स्टेट का इलेक्टेड एमएलए है उनके नंबर्स लिए जाएंगे। एंड अब क्या किया जाएगा? जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ एमएलए से, एंड फिर इसको डिवाइड किया जाएगा 1000 से। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को यहाँ पे लिया जाता है।
इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, किसका? एमएलएस का। और यहाँ जो पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, ये पॉपुलेशन का जो सेंसस है वो 1971 के सेंसस से लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो था एमएलए का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो सर एमपी का कैसे निकाला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वैल्यू कैसे निकलता है? यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पूरे देश में कि एमएलएज के वोट्स की टोटल वैल्यू इसको निकाल लें। ठीक है, इसको निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल एमपी से, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, वो हर एमपी का वोट वैल्यू बनेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्या बताएगा, वोट वैल्यू ऑफ एमपी। अभी देखो ऐसा क्यों किया गया है, क्या रीजन होगा? देखो इसका ना बहुत सिंपल समझो, दो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था जब ये बात की जा रही थी इलेक्शन कैसे करना है। तो इन्हीं चीज में क्या था, जो भी स्टेट्स थे ना उन लोगों के बीच में पॉपुलेशन ना अलग अलग था, हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग था। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है, अगर हम इक्वल वैल्यू दे देते तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने लगता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और इससे क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में पैरिटी नहीं आ पाती। बस इसी चीज को बैलेंस करने के लिए, इसी चीज में पैरिटी लाने के लिए ऐसा सिस्टम चुना गया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, यूपी जैसा स्टेट, बिहार जैसा स्टेट, ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, ये सारे स्टेट डोमिनेट करते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और उसके कारण क्या होता, जो हमारा फेडरल बैलेंस है ये ब्रेक होता। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी एंड टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड उसको कैसे इक्वलाइज किया जा रहा है। क्या होता है ना कि कभी कभी अगर आपसे ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जहां पे क्या पूछता है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि एमपी का और एमएलए का वैल्यू तो सेम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि टोटल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये था इलेक्शन का प्रोसीजर। देखो अभी ना यहाँ पे बहुत और डिटेल में जाके बताया जा सकता है, लेकिन कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा, इतना ही आपको जानना है, और इसी के बेसिस पे आप पीवाईक्यू निकाल के देखो, आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग ओथ पे। ओथ, टर्म एंड वैकेंसी, जब ऐसा होगा तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो इसके बारे में समझ में आएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को क्या दिलवाता है, ओथ दिलवाता है। और अगर ये एब्सेंट है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ये दिलवाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है टर्म की। टर्म क्या होता है, देखो जिस दिन वो ऑफिस में बैठेंगे उस दिन से लेके 5 ईयर, और लोगों को लगता है कि प्रेसिडेंट 2 बार ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। कन्वेक्शन फॉलो हो रहा है बट ऐसा कोई रूल नहीं है, इनका री इलेक्शन हो सकता है अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है वैकेंसी की, कि वैकेंसी कैसे हो सकती है, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो खाली कैसे हो सकता है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम देखते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट ऑप्शन, डेथ
रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड टर्म एक्सपायरी, जब उनका टर्म एक्सपायर हो जाए। अभी देखो, इन चार केस में प्रेसिडेंट का क्या हो सकता है, जो पोस्ट है वो वैकेंट हो सकता है। तो जब प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होगा तो वैकेंसी को क्या करना होता है, वैकेंसी को हम 6 मंथ में फिल करेंगे। और अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पोस्ट वैकेंट हो तो क्या होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह। ठीक है, ये था बेसिक चीज। अभी देखो बात आती है ना रिमूवल की, इम्पीचमेंट की, कि आखिर प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे कर सकते हैं। ये कौन बताता है, ये बताता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग इम्पीचमेंट क्या है ये समझ रहे हैं हम लोग। देखो, आर्टिकल 61 क्या बताता है, प्रेसिडेंट को हटाने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है, एंड उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। अभी देखो इम्पीचमेंट का जो ग्राउंड्स है, हर एक चीज को डिटेल में और क्लैरिटी के साथ समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इम्पीचमेंट, ये जो इम्पीचमेंट है इसका जो ग्राउंड्स है कि किस ग्राउंड से पे इम्पीचमेंट हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो क्या है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी ग्राउंड नहीं है। तो अगर ऑप्शन में इसके अलावा कोई ग्राउंड हो तो आप उन सबको हटा सकते हो, उन सबको कट कर सकते हो। क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 61 सिर्फ और सिर्फ सॉरी एक ग्राउंड देता है, वो क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उससे प्रेसिडेंट को चुना जा रहा है, और प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, वो एक न्यूट्रल हेड है। और यही रीजन था कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक वायलेशन डालें, एक ग्राउंड डालें, ताकि पॉलिटिकल रीजन की वजह से इनका मिसयूज ना हो। ठीक है, अब देखो ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो क्या है, क्योंकि यहां से लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो ये क्या है ना कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ये जो ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चार्ज पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, मतलब लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। और ये इनिशिएट करने से पहले क्या करना होगा कि हमें 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। ये 14 डेज का नोटिस जरूरी है। अभी देखो ये जो भी रिजोल्यूशन है इम्पीच करने का, इसको पास कैसे किया जाएगा। यहाँ पे इम्पीचमेंट का हम देख रहे हैं कि रिजोल्यूशन लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, और इसमें हम देख रहे हैं 14 डेज का नोटिस जरूरी है। लेकिन ये जो रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन पास करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए, वो कैसी मेजोरिटी चाहिए, वो टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेजोरिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ये रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन के बाद क्या है, ये एक प्रोसेस में चलेगा, पहले एक हाउस में फिर दूसरे हाउस में।
फिर क्या होगा कि हाउस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। एंड अगर दूसरा हाउस भी 2/3 मेजोरिटी से, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल दे दे, तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमने कहीं पे देखा कि सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पे देखा कि जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पे भी जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। इम्पीचमेंट क्या है, पूरी तरह से एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। इलेक्शन के टाइम पे हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कोई भी एज जो मेंबर है, ठीक है। वहां पे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड के बीच में डिफरेंस नहीं किया जाता। क्लियर है। अभी देखो ये सब तो क्या था, ये सब हम देख रहे थे कि आर्टिकल 61 क्या बताता है, हमें स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बता रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। तो आखिर जब हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में भी समझ चुके हैं, तो सर ये भी बता दो कि प्रेसिडेंट का पावर क्या है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रेसिडेंट का पावर समझने के लिए ना आपको बहुत ध्यान से एक एक पार्ट को समझना है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं। हम जो नॉमिनल हेड कह रहे हैं वही चीज है यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर का सिंपल मतलब ये समझो कि गवर्नमेंट चलाने का या गवर्नमेंट चलाने से जुड़े सभी काम, जैसे कि अपॉइंटमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे गवर्नेंस, एंड साथ ही साथ जो भी पार्लियामेंट का डिसीजन होगा इस डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन, ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम गवर्नमेंट के हाथ में, ये सब पावर गवर्नमेंट के हाथ में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। और ये कौन बताता है, कौन सा आर्टिकल बताता है जो हमने पढ़ा, आर्टिकल 53। अभी देखो ये तो हम समझ चुके थे, और इसके बाद हम ये भी समझे थे कि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल यूज दिख रहा है कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर का फॉर्मल यूज कर रहा है। एक्चुअल यूज कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट यहाँ क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर का कॉन्स्टिट्यूशन होल्डर है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर का एक्चुअल यूजर। अभी देखो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो आखिर एक्सरसाइज कैसे होता है, हम ना अपॉइंटमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी चेयरमैन एंड उसके मेंबर्स, ठीक है। हम मैंने अभी तक जितने भी पोस्ट बोले, इलेक्शन कमिश्नर, मैंने ये पोस्ट है 2 बार बोली। ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इन सब का जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है। अभी देखो अपॉइंटमेंट अगर प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन क्या ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर रहा है, क्या प्रेसिडेंट की खुद की चॉइस जो है वो उस चॉइस से अपॉइंटमेंट कर रहा है, इस चीज को समझो। अगर प्रेसिडेंट पीएम अपॉइंट करता है, तो क्या पीएम वो अपनी मर्जी से अपॉइंट कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता।
इसमें भी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि पीएम कौन होगा, जो लीडर होगा किसका, मेजोरिटी पार्टी का। जो लोकसभा में मेजोरिटी को प्रूव कर पाएगा उसी को पीएम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जो मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन वो किसके एडवाइस पे करता है, फिर पीएम के एडवाइस पे करता है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि प्रेसिडेंट खुद से ही नाम डिसाइड नहीं करता है, वो क्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, इन दोनों को फॉलो करते हुए अपॉइंटमेंट करता है। क्लियर है। अब यहां से क्या पता चल गया, हमें यहां से एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल गई कि प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड है, ठीक है। यहां पे वो डिसीजन खुद नहीं ले रहा है। अभी देखो आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा कि प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट्स दिए गए और इसमें इनका चॉइस भी नहीं देखा जा रहा है। प्रेसिडेंट क्या है, एक न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और यही रीजन है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है, उन अपॉइंटमेंट्स को लेजिटिमेसी देने के लिए, पर्सनल बायसनेस को अवॉइड करने के लिए, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेसिडेंट को ये पावर दिए गए। लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी है वो बेसिकली किसके पास जाती है, कौन अकाउंटेबल होता है, तो हम देखते हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो अकाउंटेबल होती है किसको, पार्लियामेंट को। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो हम क्या देखें कि प्रेसिडेंट यहां पे अपॉइंट कर रहा है किसको, जो भी पीएम को अपॉइंट कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जो भी अपॉइंटमेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन किसके एड एंड एडवाइस पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे, ठीक है। अभी यहां तक समझ आ गया। ये क्या था, ये तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर था। अभी हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ही लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट के ही लेजिस्लेटिव पावर। अभी देखो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये यहाँ पे ना बहुत ध्यान से समझो। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कि पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। क्या है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। देखो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉ बना रहा है कि अगर हम लेजिस्लेटिव पावर देख रहे हैं, लेजिस्लेटिव पावर क्या, लॉ बनाने का काम। लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है वो लॉ बनाता नहीं है, और वो लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसा क्या क्यों है कि वो प्रेसिडेंट लॉ बना नहीं रहा है, लेकिन एक लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है। ये कैसे दिखता है हमें, हम इसी चीज को समझेंगे। अभी एक एक करके समझो। क्या होता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है, उसको फाइनल अप्रूवल कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो लॉ बना नहीं रहा है, लेकिन वो लॉ मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी देखो जब ये समझ आ जाता है तो हम इसके अलावा और भी देखते हैं कि और क्या लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की। तो देखो हम पहला समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व, यहां पे हम तीन वर्ड देख रहे हैं, डिसॉल्व, प्रोरोग और समन। ये तीन वर्ड समझो। सबसे पहले समन का मतलब समझेंगे। समन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाना, कि सेशन कब शुरू होगा ये प्रेसिडेंट के नाम से समन होता है। लेकिन यहां भी समझो
यहाँ भी प्रेसिडेंट अपने चॉइस से डिसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ भी गवर्नमेंट मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके एडवाइस पे ये कर रहा है। ठीक है, तो हम देख लिए कि मीटिंग कब होने वाली है, ये प्रेसिडेंट के नाम से समन होता है। अभी प्रोरोग का मतलब समझो। इसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट के सेशन को खत्म करना। ठीक है, अभी देखो तीनों का मतलब समझ रहे हैं हम लोग। पहला क्या, हम देख रहे हैं यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट करने की बात, यहाँ पे देख रहे हैं मीटिंग ओवर करने की बात। ठीक है, प्रोरोग में क्या होता है कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना क्या है, सेशन खत्म होने के बाद भी जो एमपीज रहते हैं वो एमपी बने ही रहते हैं, वो एमपी जो उनकी जो मेंबरशिप होती है वो खत्म नहीं होती है। ठीक है, और जब प्रोरोग होता है इस टाइम जो बिल रहते हैं पार्लियामेंट में, वो बिल भी क्या होते हैं, वो पेंडिंग रहते हैं। ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होते। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोरोग में आपको समझना है कि हाउस डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या डिसॉल्व हो रहा है, मीटिंग डिसॉल्व हो रही है, पार्लियामेंट की सेशन डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, सेशन खत्म हुई। अब बात आता है कि पार्लियामेंट का डिसॉल्व होना, मतलब कि लोकसभा का डिसॉल्व होना। ठीक है, अभी ये डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि लोकसभा का जो अस्तित्व था वो खत्म हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो एमपीज थे उन एमपीज की मेंबरशिप खत्म हो गई, अब फ्रेश इलेक्शन जरूरी हो गया। ये होता है डिसॉल्व का मतलब। तो आपको इन तीनों के बेसिक डिफरेंस समझने जरूरी है। ठीक है, कि लोकसभा का अस्तित्व यहाँ पे समाप्त हो जाता है, एमपी की जो मेंबरशिप होती है वो खत्म हो जाती है, और साथ ही साथ फ्रेश इलेक्शन होता है। ठीक है, एमपी इसकी क्या होती है, मेंबरशिप एंड हो जाती है एंड फ्रेश इलेक्शन के बारे में बात होने लगता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये चीज लोकसभा के साथ हो रहा है, राज्यसभा के साथ क्यों नहीं हो रहा है, कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। अभी बताओ कि ये जो पावर है, ये पावर प्रेसिडेंट को क्यों दी गई है, इसका रीजन क्या है। देखो पार्लियामेंट में हमने क्या देखा कि न्यूट्रल अथॉरिटी के जरिए सेशन को रेगुलेट किया जा रहा है, और न्यूट्रल अथॉरिटी कौन है, न्यूट्रल अथॉरिटी प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे ये कोशिश किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को मेंटेन करके रखा जा सके, और यही रीजन है कि प्रेसिडेंट के पास समन करने की पावर, प्रोरोग करने की पावर एंड डिसॉल्व करने की पावर ये होती है। ठीक है, अभी देखो इन तीनों का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया। अब इसी में एक चीज और आता है, और ये क्या है, ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग। ठीक है, अभी देखो ऑर्डिनेंस का मतलब समझ में आओ कि ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, और ये ऑर्डिनेंस पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास, ये कहाँ से मिलती है। तो देखो प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, ये उसे मिलती है आर्टिकल 123 123। ये क्या बताता है, ये प्रेसिडेंट का बेसिकली आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बताता है। अभी देखो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, यहाँ पे होता क्या है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक टेम्पररी लॉ। ठीक है, अभी देखो ये जो टेम्पररी लॉ होता है ना, ये जैसा लॉ ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है सेम उसी के तरह इफेक्टिव होता है, लेकिन इसे पार्लियामेंट नहीं बनाता है, इसे कौन बनाता है, इसे प्रेसिडेंट बनाता है। अभी देखो अगर हम बेसिकली जो पॉलिटी में पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी लॉ बनता है वो पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन आखिर ऑर्डिनेंस क्यों आया, अगर पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है तो टेम्पररी लॉ बनाने की क्या जरूरत पड़ती है। यहीं से आता है, हमें ये समझना है कि ऑर्डिनेंस कब और कैसे आता है। देखो ऑर्डिनेंस तभी आ सकता है, मतलब ये जो टेम्पररी लॉ है वो तभी आ सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या फिर ऐसे सिचुएशन में जहां पर इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो, क्योंकि हमें भी पता है पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ बनेगा तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो जब इमीडिएट
एक्शन जरूरी होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस लाया जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है ये अपनी मर्जी से करता है? एकदम नहीं। यहाँ पे भी हमें यही समझना है कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस ला रहा है ये भी क्या करता है, जो कैबिनेट होता है उसकी एडवाइस पे लाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे लाता है। ठीक है। अभी देखो ये जो टेम्पररी लॉ है जिसको हम टेम्पररी बोल रहे हैं, तो आखिर ये टेम्पररी लॉ का लाइफ क्या है? लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस, इसे भी समझो। ठीक है। देखो जब ये टेम्पररी लॉ आता है, ठीक है, क्यों आया? क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाए, ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाए तो उसके 6 वीक तक ये टेम्पररी लॉ वैलिड होता है। एंड उस 6 वीक के बाद अगर उसे अप्रूवल नहीं मिला तो क्या होगा, ऑर्डिनेंस मतलब कि वो जो टेम्पररी लॉ है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया था, जब हमारे पास पार्लियामेंट है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है, तो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस की पावर क्यों दी गई होगी? देखो ये तो हमें यहीं से समझ आ गया क्यों दी गई होगी, कि पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, ठीक है, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है जहां पे इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी हो जाए, तो वहां पे क्या है कि ऑर्डिनेंस लाना एक नेसेसिटी बन जाता है, और इसीलिए प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि ऑर्डिनेंस के नाम पे पावर का अब्यूज न किया जाए, और इसी कारण से उसमें लिमिटेशंस भी लगाई गई। ठीक है। तो जब हम ऑर्डिनेंस मेकिंग में लिमिटेशन की बात करते हैं, तो आखिर क्या लिमिटेशन लगाई गई है? देखो हम इसी चीज को समझेंगे, और ये कैसे समझेंगे, ये लिमिटेशन कौन लगा रहा है? ये लिमिटेशन लग रहा है जुडिशियल चेक से। हम जानते हैं ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस इस चीज का बहुत ध्यान रखा गया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इन डीसी वधवा केस, ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? ये बोलता है ऑर्डिनेंस के लिमिटेशन के बारे में, और वो बताता है कि ऑर्डिनेंस क्या है, ये एक इमरजेंसी पावर है, इसे पैरेलल लॉ मेकिंग पावर की तरह यूज नहीं किया जा सकता है, नॉट यूज्ड एज अ पैरेलल लॉ मेकिंग पावर। ठीक है। इसीलिए इसी केस में यह भी बताया गया कि री प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। ठीक है। तो हमें यह भी जानना है कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, आता कैसे है, उसका लाइफ क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, एंड उसका लिमिटेशन क्या है। क्लियर है? इससे क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होता है, आपको सब कुछ समझ में आता है, यहां से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप फिर इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अभी देखो अभी क्या है ना, कि इसी के बाद गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के पावर में हम लोग देखेंगे वीटो पावर। ठीक है, कि आखिर प्रेसिडेंट का वीटो पावर क्या है? किसका? प्रेसिडेंट का। अभी समझो कि वीटो पावर का मतलब क्या होता है। वीटो पावर का मतलब होता है प्रेसिडेंट की पावर, जिससे वो पार्लियामेंट द्वारा जो बिल पास किए गए उस पर कैसे एक्शन ले रहा है, ये उसका वीटो पावर बताता है। अभी यहां पे समझो, ये जो वीटो पावर है ये कितने तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है। इसका मतलब क्या है
कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास किया है और जब प्रेसिडेंट को उस बिल पर एक्शन लेना है तो वो क्या कर सकता है, चाहे तो उस बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकता है, और जब वो रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा कि वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये एब्सोल्यूट पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन कहां कहां पे है, प्राइवेट मेंबर के बिल पर या फिर गवर्नमेंट चेंज होने पर। अभी देखो समझो यहाँ पे, ये जो एब्सोल्यूट वीटो दिया गया है ये कहां कहां दिया गया है, प्राइवेट मेंबर बिल पर एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट चेंज होने पर। क्यों? जिससे कि जो अनवांटेड लेजिस्लेटिव बिल्स है वो बिल को रोका जा सके, और इसीलिए एब्सोल्यूट वीटो भी दिया गया है। ठीक है, अभी समझो, ये तो एब्सोल्यूट वीटो में हम देखें कि उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी एक वीटो है, और वो क्या है, वो है सस्पेंसिव वीटो। ये क्या बात करता है, इसमें तो हमने देखा कि पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन सस्पेंसिव वीटो क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, यहां पे प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बिल को रिटर्न कर दे रहा है जहां से आया था वहां। प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, बिल को पार्लियामेंट के पास वापस भेज दिया। अभी देखो जब बिल रिटर्न हुआ तो अब क्या है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट ठीक है, अब क्या है कि पार्लियामेंट इसे दोबारा पास कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से ही। और फिर क्या है, जब ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंट के पास आएगा, फर्स्ट टाइम में क्या किया इसने, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब सेकंड टाइम आएगा तो अब यहां पे उसे एसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सस्पेंसिव वीटो। एक बार तो आप रिटर्न कर दिए रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन जब दोबारा सेम बिल आ गया तो आपको एसेंट देना पड़ेगा। अभी देखो ये जो सस्पेंसिव वीटो है, जहां पे वो लिमिट बिल को रिटर्न कर रहा है, यहां पे भी ना प्रेसिडेंट के पास लिमिटेशन। क्या? अगर कोई मनी बिल आएगा तो इस मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न भी नहीं कर सकता है सिंगल कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस चीज पे भी प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होता है। इसमें भी हम क्या देखते हैं कि उसे भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने, हमने देखा एब्सोल्यूट वीटो, हमने देखा सस्पेंसिव वीटो, अब हम देखेंगे एक और वीटो पावर, और वो क्या है, पॉकेट वीटो। देखो ये जो पॉकेट वीटो है ये क्या है, यहां पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट बिल को ना ही अप्रूव कर रहा है, ना ही रिजेक्ट कर रहा है, और ना ही रिटर्न कर रहा है। बिल को क्या कर रहा है, अपने पास रख लेता है, और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, ये इंडिया में एक यूनिक फीचर है, और इसीलिए इसको बोला गया है पॉकेट वीटो। अभी समझो, ये जो हम वीटो पावर देख रहे हैं ना, ये जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, ये वीटो पावर, जितने भी वीटो पावर है, एब्सोल्यूट हो, सस्पेंसिव हो या फिर पॉकेट हो, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी एंड मनी बिल, इन सब के लिए है। ठीक है, अभी समझो अभी तक हमने देखा एग्जीक्यूटिव पावर, हमने देखा लेजिस्लेटिव पावर, अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल पावर पे। फाइनेंशियल पावर कि आखिर प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर क्या है। देखो फाइनेंशियल पावर का मतलब समझो कि मनी से जुड़े हुए, ठीक है,
मनी मैटर से जुड़े हुए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है प्रेसिडेंट के पास, उसे हम फाइनेंशियल पावर कहते हैं। तो सर क्या इसमें जो हम लोग मनी बिल के बारे में बात करते हैं वो भी आता है? जी हाँ। सबसे पहले हम लोग मनी बिल ही देखते हैं। मनी बिल क्या होता है? टैक्स, एक्सपेंडिचर और एंड बोरिंग, इन सब से जुड़ा हुआ कोई बिल। और ये इंट्रोड्यूस कैसे होता है? ये इंट्रोड्यूस किसी मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और मनी बिल के बारे में हमें भी पता है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है? जब भी मनी बिल लोकसभा में जाएगा तो प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होता है। विदाउट रिकमेंडेशन मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन इज नेसेसरी। ठीक है। विदाउट रिकमेंडेशन बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये ठीक है। दूसरा, डिमांड फॉर ग्रांट्स। इससे रिलेटेड क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास? देखो, गवर्नमेंट जब भी पैसा खर्च करना चाहती है, जब भी मिनिस्ट्रीज के लिए फंड मांगती है, तो क्या होता है? ये डिमांड फॉर ग्रांट्स में आता है। और यहां पे भी क्या होता है? प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है। विदाउट रिकमेंडेशन यहां पर कोई भी डिमांड वैलिड नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, ये तो था डिमांड फॉर ग्रांट के लिए। अभी इसी में हम एक और देखते हैं, और ये क्या है? ये है कंटिजेंसी फंड। ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखा था ना हम लोगों ने, फंड अकाउंट देखा था ना, उसी में अब हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट के पास कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड क्या पावर है। देखो, इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए रखा हुआ फंड होता है कंटिजेंसी फंड, और इस फंड का पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल ये किसके पास होता है? ये होता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कंट्रोल बेसिकली गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट के पास जो फाइनेंशियल पावर है वो मनी बिल को लेकर, डिमांड फॉर ग्रांट को लेकर एंड कंटिजेंसी फंड को लेकर, इन तीनों चीजों को लेकर है। ठीक है। और हमने क्या देखा कि रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन कैसे मैंडेटरी है। यहाँ पे कहीं ये नहीं बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस द मनी बिल, यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात हुई थी। ठीक है। अभी ये सब क्या थे? ये सब प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर थे। ठीक है। अब हम आते हैं एक और पार्ट पे। ये क्या है? ये है जुडिशियल पावर। किसका? प्रेसिडेंट का। देखो, हम लोग जितने भी पावर यहाँ पे देख रहे हैं ना, अगर उतना भी आप लोगों को याद रहता है तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम लोग प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर। देखो, प्रेसिडेंट का जो जुडिशियल पावर है वो कहां से मिलता है? वो मिलता है आर्टिकल 72 से। और ये ना बहुत सेंसिटिव पावर है। क्यों? ये अभी हमें समझ आएगा। देखो, जुडिशियल पावर का मतलब क्या है? क्या प्रेसिडेंट यहाँ पे कोर्ट की तरह काम करने लगता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट यहाँ पे क्या करता है? कोर्ट यहाँ पर मर्सी पावर को एक्सरसाइज करता है। ठीक है। अभी देखो, ये जो मर्सी पावर है ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले टाइप्स ऑफ मर्सी पावर देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ मर्सी पावर। यहां पे क्या है? सबसे पहले आता है पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है पूरी तरह से माफ कर दिया गया। जो सजा था, जो कन्विक्शन था, इन दोनों को खत्म कर दिया गया। ठीक है। फिर होता है दूसरा, ये क्या होता है? रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? कि जो आपका सजा है, इसे कुछ टाइम के लिए रोक देना। ठीक है। आपके सजा को कुछ समय के लिए
रोक दिया गया। फिर होता है तीसरा, और ये क्या होता है, ये होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है कि आपको जो सजा दी गई है ना, उसकी सिवियरिटी को कम कर देना। अभी देखो, आपको जो सजा दी गई है उसकी सिवियरिटी को कम क्यों किया जा रहा है? कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जो सजा दिया गया, उस सजा में बहुत बार, मतलब कि आप कह सकते हो कि ऐसे कंडीशन में, जैसे कि कोई लेडी है, अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसे जो सजा दिया गया है, उस सजा वो जो सजा है वो बहुत ज्यादा कठोर है, ठीक है, और इस तरह की कंडीशन में उसके जो भी सजा है उसको थोड़ा सा, उसकी सेवियरिटी को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। ये होता है कब? ये होता है रिस्पाइट के सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद होता है फोर्थ, और ये क्या है? ये है रिमिशन। रिमिशन में क्या है कि आपकी सजा की जो टाइम होती है ना, आपका जो पीरियड होता है, इस पीरियड को कम कर दिया गया, ठीक है। आपका जो भी सजा है उसकी पीरियड को कम कर दी गई। ये कब होता है? ये होता है रिमिशन के टाइम पे। फिर आता है कम्यूटेशन। आखिर कम्यूटेशन में क्या होता है? कम्यूटेशन में क्या होता है, अगर आपको कोई बड़ी सजा दी गई, सपोज आपको उम्र कैद दिया गया, तो उसको क्या होता है कि उससे छोटी सजा में कन्वर्ट कर देना। या तो सपोज आपको फांसी दी गई है, तो अब आपको फांसी से उम्र कैद दे दिया गया, तो क्या हुआ, आपका जो सजा था वो छोटी सजा में बदल गया। तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। तो इस तरह के कुछ मर्सी पावर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं। अभी देखो, ये जो पावर है प्रेसिडेंट का, क्या हम यहाँ पे पार्डन का जो पावर देख रहे हैं, जैसे क्या प्रेसिडेंट किसी को भी पार्डन दे सकता है? क्या प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है, ये किसी भी तरह एक्सरसाइज कर सकता है? तो इसी चीज में समझो, प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है, ये डेथ सेंटेंस, ठीक है, कोर्ट मार्शल, या फिर किसी भी तरह के यूनियन लॉ ऑफेंस, इस चीज में एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर होता है, हम वो क्या देख रहे हैं, डेथ सेंटेंस, कोर्ट मार्शल, या फिर यूनियन लॉ ऑफेंस। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट पार्डन दे सकता है, ठीक है। ये क्या देखे हम लोगों ने? हमने देखा प्रेसिडेंट का स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर। अभी देखो, यहीं पे क्या है ना कि जब मेन हम लोग यहाँ पे पार्डनिंग पावर के बारे में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे जो पार्डनिंग पावर है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी पार्डन कर सकता है। ये जो पार्डनिंग पावर है, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है। इसमें भी क्या है कि लिमिटेशन है, ठीक है। इसमें भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। किस केस में? जब आर्बिट्रेरीनेस दिखेगा इसमें, एंड इसके साथ साथ मेलाफाइड, इस सिचुएशन में यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है वो किस किस केस में होता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्या थे? ये सारे जुडिशियल पावर थे प्रेसिडेंट के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इमरजेंसी पावर पे, ठीक है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, देखो ये ना सबसे लास्ट पावर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हमने ऑलरेडी इमरजेंसी सिचुएशन देखा था, ठीक है। हमने उसमें आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक देखा था। बस उसी को याद करो। अब उसी केस में सबसे पहला आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, ये जो नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन है, आर्टिकल
352, ठीक है, जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रिवेलियन हो जाए। इस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी बुला सकता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? कैबिनेट का रिटन एडवाइस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे स्टेट इमरजेंसी। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? हम देखे थे आर्टिकल 356। ये क्या देखे थे आर्टिकल 366 में हम लोगों ने? हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ना चल पाए, ठीक है, तो वो क्या करता है? गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजता है एंड देन प्रेसिडेंट रूल इंपोज करता है, ठीक है। ये कब होता है? स्टेट इमरजेंसी के सिचुएशन में, आर्टिकल 356 के अंदर। फिर आता है तीसरा इमरजेंसी, और ये क्या है? ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आता है आर्टिकल 316। ये कब लाया जाता है? जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता है कि जो सैलरी होती है इसे रिड्यूस कर दिया जाता है, सेंटर का जो कंट्रोल है फाइनेंस के ऊपर इसे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे पहले के टाइम पे, ठीक है, 44th अमेंडमेंट के पहले बहुत ही ज्यादा वेग पावर थी। इसीलिए 44th अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जुडिशियल रिव्यू और रिटर्न एडवाइस रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजों को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है, ताकि कोई भी अपने पावर का आर्बिट्ररी यूज ना कर सके। ओके, ये सारे क्या थे? ये सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। अगर आप ये सारी चीजों को समझ चुके हो तो यहां से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और अब आपको बहुत आराम से ये पता चल गया है कि प्रेसिडेंट से आने वाले जो भी सवाल होंगे उसमें प्रेसिडेंट फॉर्मल पावर होल्ड करता है या रियल पावर होल्ड करता है। फॉर प्रेसिडेंट का एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस जो होता है वो बाइंडिंग होता है या फिर एडवाइजरी होता है, ठीक है। जनरल रूल या एक्सेप्शन, टेम्पररी या परमानेंट, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस पे कमेंट करो, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर पे गवर्नर के ऊपर।